तो कैसे हैं आप लोग। बात हो रही थी इस चैनल पे कैपेसिटर के बारे में। पिछले लेक्चर में हम बताया था कि कैपेसिटर कैसे होता है, कैसे बनाया जाता है। आज हम बात करेंगे कि कैपेसिटर काम कैसे करता है और कितने टाइप के कैपेसिटर होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो आज अगर हम बात करें एक कैपेसिटर हम कैसे बनाया था, हम कहा था एक रॉड होगा, इस रॉड पे पॉजिटिव चार्ज दे दीजिए, ये पॉजिटिव चार्ज को गेन कर लेगा। इसके जस्ट बगल में एक और रॉड रखिए जो कि अनचार्ज है, कोई चार्ज नहीं है इसमें। इसके वजह से यहाँ नेगेटिव डेवलप होगा, यहाँ पॉजिटिव डेवलप होगा। इसको यहाँ से अर्थिंग कर दीजिएगा, ये पॉजिटिव गायब, जिसके वजह से इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाएगा। इसका कैपेसिटेंस या कैपेसिटेंस मत बोलिए, इसको कहिए कि चार्ज को गेन करने की क्षमता बढ़ जाएगी। और जैसे ज़्यादा चार्ज गेन कर सकेगा पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। पोटेंशियल जैसे बढ़ेगा हम ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं, उतनी ज़्यादा एनर्जी ये हमको देगा। तो दिस वाज द कैपेसिटर, ये कैपेसिटर था। लेकिन बार बार सर्किट में ऐसे नहीं यूज़ करते। सर्किट में अगर यूज़ करेंगे कैपेसिटर को तो कैपेसिटर का सिंबल कुछ इस तरीके का होता है। ये दो रॉड आप लगाएंगे इस तरीके से और यहाँ से दो कनेक्शन होगा, एक पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ जाएगा और एक नेगेटिव की तरफ। जिस तरीके से आप रेसिस्टेंस बनाया करते थे सेम उसी तरीके से रेसिस्टेंस में भी एक पॉजिटिव में कनेक्शन रहता था, एक नेगेटिव में रहता था। सेम उसी तरीके से आपका एक कनेक्शन यहाँ और एक कनेक्शन यहाँ। याद कीजिएगा तो रेसिस्टेंस वाले केस में एक एरो भी रहता था जिसको हम लोग कहते थे रियोस्टैट, या इसका एक और नाम था वेरिएबल रेसिस्टेंस। क्या था वेरिएबल रेसिस्टेंस? जिसका रेसिस्टेंस हम बढ़ा सकें या घटा सकें। तो सिमिलरली कैपेसिटर भी एक इस टाइप का भी आता है जहाँ पे एक एरो साइन दिखेगा, इसको कहिएगा वेरिएबल कैपेसिटर। क्या कहिएगा? वेरिएबल कैपेसिटर, जिसकी कैपेसिटेंस आप बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बात करेंगे हम कि कैपेसिटर को सर्किट में यूज़ कैसे करते हैं। देखिए तो बेसिकली हम करते क्या है, कैपेसिटर है क्या? कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि चार्ज को स्टोर करता है और फिर सप्लाई करता है। ठीक है, अब देखिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम बता रहे हैं कि करना क्या है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक बैटरी है, यहाँ पर इस बैटरी से आपने एक मोटर लगाया। क्या लगाया? एक मोटर लगा दिया। ठीक है, क्या होगा? ये मोटर है, ये मान लीजिए कि आपके कूलर में लगा हुआ जो मोटर होता है ना, वो मोटर है और मोटर के साइड में यहाँ पंखा लगा हुआ है। ये क्या लगा हुआ है? ये पंखा लगा हुआ है कुछ इस तरीके से। आपके बैटरी से चार्ज यहाँ जाएगा, इसको एनर्जी मिलेगी, पंखा घूमेगा। करेक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो होगा क्या, जैसे ही आप बैटरी लगाते हैं ना, ये मोटर उतने अच्छे से रन नहीं कर पाता, क्योंकि इस मोटर को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में चार्ज चाहिए और उतना चार्ज ये बैटरी नहीं प्रोवाइड कर सकता। जैसे मान लीजिए ना कि आपके पास 12 वोल्ट की बैटरी है, तो 12 वोल्ट की बैटरी वो अपने हिसाब से कॉन्स्टेंटली चार्ज फ्लो करवा देगा, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए सपोज करते हैं कि ये चार्ज फ्लो करवा रहा है, मान लीजिए 2 कूलम। आपका मोटर 2 कूलम से स्टार्ट नहीं हो सकता। हाँ, 2 कूलम से चल ज़रूर जाएगा, 2 कूलम से चल ज़रूर जाएगा, लेकिन स्टार्ट नहीं हो पाएगा। वो होगा क्या, आवाज़ आएगी, घन 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 करके आवाज़ आएगी, मोटर का पंखा नहीं घूमेगा। इस चीज़ से बचने के लिए आप क्या करते हैं, आप एक कैपेसिटर यहाँ लगाते हैं कुछ इस तरीके से। अब देखिए क्या होगा, हम यहाँ एक स्विच लगा दे रहे हैं, ये स्विच है। आप जैसे ही स्विच को ऑन कीजिएगा क्या होगा, आप जैसे ही स्विच को कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करने के बाद ये जो चार्ज जाएगा ना, वो चार्ज जाएगा पहले कैपेसिटर में, वो चार्ज जाएगा कैपेसिटर में और यहाँ से ये कनेक्शन आप काट दीजिए। अब होगा क्या कि कैपेसिटर में चार्ज गया, कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करने लगा। चार्ज को स्टोर करने का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर कर रहा है वो, और उसके बाद ये कनेक्शन लगता है। अब जो कैपेसिटर होगा वो सप्लाई करना स्टार्ट करेगा चार्ज को, या कहिए इलेक्ट्रिक एनर्जी को, और ये बहुत बड़े मात्रा में देगा मोटर को एनर्जी, जिससे मोटर स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही मोटर स्टार्ट हो गया, उसको चलाने के लिए ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए,
इस चीज़ को समझना है तो कुछ ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा सा बक्सा रखा हुआ है आपके पास, ठीक है। ये बड़ा सा बक्सा है, आप इसको यहाँ से खींच रहे हैं, ठीक है। इस बक्से को खींचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसको यहाँ से हिलाने के लिए। हाँ, हिलाने के बाद अगर उसको आगे खींचना है तो उतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ती, ये सबने रियलाइज़ किया होगा। तो इसको हिलाने के लिए आपको कौन से फ्रिक्शन की बात आई बीच में? स्टैटिक फ्रिक्शन की ना। स्टैटिक फ्रिक्शन को आपको अपोज करना पड़ा, स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर करना पड़ा, तब वो बक्सा वहाँ से हिलेगा। और उसके बाद जब वो बक्सा चल रहा है तब इतनी एनर्जी आपको नहीं देनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता है। सेम चीज़ है, मोटर को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए, लेकिन मोटर को रन करने के लिए उतनी एनर्जी नहीं चाहिए। इस वजह से कैपेसिटर आया। इस बक्से में आप क्या कीजिएगा, इस बक्से में आप बहुत सारी एनर्जी दीजिएगा, उसके बाद ये जब चलना स्टार्ट हो गया उस वक्त आपको उतनी एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी जितनी स्टार्टिंग में दी थी। क्यों हुआ? स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से। इस चीज़ का भी एक नाम हो जाता है, इसको कहते हैं स्टैटिक करंट, ठीक है। तो स्टैटिक करंट को अपोज करने के लिए, स्टैटिक करंट को अपोज करने के लिए आपको इतना कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ जाती है ताकि ये स्टार्ट हो पाए। स्टार्ट होने के बाद आपको कैपेसिटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं कि इसको निकाल के फेंक देते हैं, इसको वैसे ही रखे रहते हैं। चार्ज सप्लाई कैपेसिटर ही करेगा, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत सारा चार्ज सप्लाई करेगा और चलने के बाद भी चार्ज सप्लाई करेगा, लेकिन उतना चार्ज नहीं सप्लाई करेगा, उतना ही करेगा जितना रन करने के लिए आपको चाहिए। तो ये था वर्किंग ऑफ अ कैपेसिटर। ये आपके सिलेबस में नहीं है, पूछता नहीं है, लेकिन ये मेरा बताना फ़र्ज़ था क्योंकि आप कैपेसिटर पढ़ रहे हैं तो आपको पूरा डिटेल मालूम होना चाहिए। अब कैपेसिटर के टाइप्स होते हैं बहुत सारे, जो मेनली आपको पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होगा वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है। तो बारी बारी देखते हैं हम लोग व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैपेसिटर दैट आर यूज्ड इन डेली लाइफ। तो बच्चों, जो पहला हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है स्फेरिकल कैपेसिटर। क्या होता है स्फेरिकल कैपेसिटर? देखिए बोर्ड पे एक फिगर हम बना के रखा है पहले से। यहाँ आपको दो स्फेयर दिखाई दे रहे होंगे, एक ये छोटा स्फेयर यहाँ दिख रहा है और एक बड़ा सा स्फेयर यहाँ दिख रहा है। ये दोनों स्फेयर जो बना हुआ है ये एक मेटल का ही बना हुआ है, कंडक्टर का ही बना हुआ है। और याद कीजिए, अगर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर में बताया था सबसे लास्ट वाला पॉइंट कि अगर एक कैविटी अंदर में बनती है तो उस कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है, ठीक है। चार्ज देखिए कहाँ कहाँ है, तो छोटे वाले स्फेयर पे नेगेटिव चार्ज और बड़े वाले पे पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस एरिया में होगा जो दोनों मेटल प्लेट के बीच में पड़ेगा, ऐसे, ठीक है। ये हिस्सा भी मेटल से भरा हुआ है, ये हिस्सा मेटल से भरा हुआ है, ठीक है। अब आगे देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो पॉजिटिव से नेगेटिव अंदर की तरफ। छोटे वाले स्फेयर का जो रेडियस है स्मॉल ए है और बड़े वाले स्फेयर का रेडियस कितना है? बी। अब हम मान के चला एक गॉसियन सरफेस यहाँ से ड्रॉ किया। गॉसियन सरफेस किस फॉर्म में ड्रॉ किया? वो एक स्फेयर के फॉर्म में ड्रॉ किया जिसका रेडियस है कितना? आर। तो व्हाट इज़ एन स्फेरिकल कैपेसिटर? स्फेरिकल कैपेसिटर इज़ अ कैपेसिटर मेड अप ऑफ टू स्फेयर्स। बोर्ड पे लिखा हुआ है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा नोट्स बनाने के लिए। इसका एक डेरिवेशन आएगा, हमको बताना है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस फॉर दिस टाइप ऑफ कैपेसिटर। तो बच्चों, स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में देखिए क्या करना है, कैसे निकालेंगे। तो हमें गॉस थ्योरम लगाना पड़ेगा। यहाँ एक गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ किया है स्मॉल आर रेडियस का, ठीक है। तो अगर हम स्टार्ट करें बनाना तो सबसे पहले फ्लक्स की बात करते हैं। फ्लक्स कितना आएगा? फ्लक्स की वैल्यू होती है फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट, ठीक है। अब फ्लक्स कितना होगा तो देखिए ज़रा क्या कैसे निकलेगा। फ्लक्स के बारे में हम जानते हैं कि E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब एरिया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी होता है। यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करें, ये हो जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ एरो से दिखा रहे हैं हम, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और वैल्यू हम जानते हैं, माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर होता है,
क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। देखिए हम करना क्या चाह रहे हैं, हमको बेसिकली क्या निकालना है, हमको बेसिकली निकालना है सी, इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। हम जानते हैं कि Q बराबर होता है सी वी, तो C बराबर होगा Q बाई वी। बच्चों हमको पता है कि हम चार्ज कितना दिया है, Q चार्ज इसको दिया है, हमको पोटेंशियल निकालना है। अगर हम पोटेंशियल निकालने में कामयाब हो गए तो हम C भी आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली V निकालना है पहले हमको। तो अगर आगे बढ़े हम, E बराबर क्या होता है dV बाई dr, करेक्ट, ठीक है। यहाँ से अगर dV की हम बात करें तो ये हो जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डॉट dr और एक नेगेटिव साइन, ठीक है, डॉट dr। अब देखो यहाँ डॉट का क्या करना है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये dr है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे आ रहा है, और dr देखो कहाँ है, ये dr ऐसे r, तो रेडियस बाहर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ, रेडियस dr बाहर की तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 180। तो यहाँ से dV बराबर कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर dr, और यहाँ आएगा cos 180। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, -1, ये माइनस और ये माइनस ख़त्म। तो आपके पास dV बराबर कितना आया, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dr, ठीक है। अब आपको इस पूरे स्फेयर के लिए चाहिए कि वोल्टेज कितना होगा, तो पूरे स्फेयर के लिए हम इस dV को इंटीग्रेट कर देंगे 0 से V तक, और यहाँ इंटीग्रेट करेंगे A से B तक Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dr बाई आर स्क्वायर, करेक्ट। ये तो V हो जाएगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस पूरा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, और आर स्क्वायर को -2 ऐसे कर दो A से B तक dr। V की वैल्यू कितनी आई, V की वैल्यू आई Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 बाई r, और एक माइनस साइन आएगा, एक्चुअली ये होगा कुछ -1 बाई r, जो कि माइनस को हम बाहर निकाल लेंगे। V हो गया इज इक्वल टू माइनस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई B माइनस 1 बाई A, करेक्ट। एक बार अपर लिमिट पुट किया, एक बार लोअर लिमिट। अब इस माइनस साइन को अंदर वापस लेके चले जाओ, तो V बराबर हो जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा 1 बाई A माइनस 1 बाई B। एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, तो V बराबर हो जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम में आएगा ए बी और ऊपर में आएगा बी माइनस ए, करेक्ट। ये किस चीज़ की वैल्यू आई, तो ये पोटेंशियल की वैल्यू आई। हम क्या कहा था, कैपेसिटेंस निकालना है। तो अगर कैपेसिटेंस निकालिएगा तो देखिए कैसे होगा, C बराबर होता है Q बाई वी। बच्चों Q तो Q है, ठीक है, वोल्टेज की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। ये अगर हम पुट करें Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B माइनस A बाई ए बी, तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे वाला टर्म ऊपर जाएगा। C की वैल्यू आती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बाई B माइनस ए। ये कैपेसिटेंस आया आपके एक स्फेरिकल कैपेसिटर का, जहाँ पर B उसका आउटर रेडियस है और A उसका इनर रेडियस है। बाकी सारी चीज़ें आपको पता है। तो अगर आपके पास दो रेडियस मालूम हो तो आप किसी भी स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद जो पढ़ना है वो पढ़ना है हम लोगों को सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस। तो बात करते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की। देखिए सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हम बनाया है, कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये आपको दिखाई देगा, घर पे भी आप पंखा से जो कंडेंसर निकालते हैं इस शेप का ही होता है। दो तार निकला रहता है, एक तार आपके पॉजिटिव से निकला रहेगा, एक छोटे वाले सिलेंडर से, एक बड़े वाले सिलेंडर से, ठीक है। अब देखिए इसमें हमको चार लिखा है। पहले एक सिलेंडर क्या होता है, तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंसेंट्रिक सिलेंडर्स, ठीक है, हैविंग कैपेसिटी ऑफ रेडियस ए एंड बी। और हम यहाँ क्या कंसिडर किया है, तो एक आपके पास एक यहाँ डॉटेड लाइन से सिलेंडर अंदर में दिखाई दे रहा होगा, ये गॉसियन सरफेस है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर।
ओनली, और रेडियस उसका है आर। और यहाँ लैम्डा लिया हुआ है प्लस में और माइनस में। लैम्डा क्या था याद होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो लैम्डा का मतलब क्या हो जाता है, लैम्डा बराबर था चार्ज बाय लेंथ, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से चार्ज बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू लेंथ। इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी इसलिए उसको हम लैम्डा लिया है। तो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन, देखिए क्या करना है। तो बच्चों सबसे पहले हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ निकाला था, फिर पोटेंशियल, सेम वही काम करना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। अगर गॉसियन सरफेस से फ्लक्स देखा जाए, फ्लक्स कितना निकलेगा, तो फाई बराबर क्या होता है, चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, ये सब कोई जानता है। तो यहाँ से अगर फ्लक्स बराबर हम बोले तो ई डॉट कितना हो जाएगा, एरिया, एरिया कितना हो जाता है एक सिलेंडर का, 2 पाई आर एल, ये 2 पाई आर एल, ठीक है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। ई बराबर 2 ई इंटू 2 पाई आर एल, और क्यू की जगह पे हम लिख सकते हैं लैम्डा इंटू एल। अभी हम जस्ट आपको बताया, यहाँ से एल और एल कैंसिल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, हमको फिर से वोल्टेज निकालना है। तो E की जगह पर लिखना है माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये माइनस साइन इधर जाएगा, आर इधर जाएगा, तो डी वी बराबर हो जाएगा माइनस लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डॉट डी आर। फिर से वही बात हो गई, अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर से इधर, और आर किधर है, तो आर देखो सेंटर यहाँ पर है, ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक, आर का डायरेक्शन बाहर। फिर से यहाँ डॉट हटाओगे तो आएगा कॉस 180, कॉस 180, और ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। तो आप डॉट को हटा दीजिए, आपके आंसर में आएगा डी वी बराबर लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू डी आर। अब इसको इंटीग्रेट करना है क्योंकि पूरे सिलेंडर के लिए चाहिए, तो इंटीग्रेट कीजिए dv को 0 से v तक, और यहाँ इंटीग्रेट कीजिए a से b तक। अंदर में है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डी आर। बच्चों यहाँ से क्या होगा, ये तो v बन जाएगा, लैम्डा बाहर, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, अंदर में बचा 1 बाई आर। तो 1 बाई आर का इंटीग्रेशन क्या होता है, लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बाई आर का इंटीग्रेशन होता है लॉग आर। अब देखियो किसी किसी बुक में ये लॉग ना मिलेगा आपको, एल एन मिलेगा, तो बात बराबर है। अगर एल एन लिखा रहे तो भी बराबर है, लॉग लिखा रहे तो भी ठीक है। एक यहाँ पे ई बेस दे दीजिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तब। एल एन का मतलब होता है लॉग ई बेस पर, ठीक है। वी बराबर लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा लॉग बी माइनस लॉग ए। और अगर आप लोगों को लॉग का फॉर्मूला मालूम है तो यहाँ से ये ऐसे लिखा सकता है लॉग बी बाई ए। ये आपके पोटेंशियल की वैल्यू आई, जहाँ क्या वैल्यू आई, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग बी बाई ए। अब लेकिन निकालना क्या था, हमको तो निकालना है कैपेसिटेंस। तो अगर हम कैपेसिटेंस की बात करें, कैपेसिटेंस मतलब होता है चार्ज बाई वोल्टेज। चार्ज की जगह पे लिख दीजिए लैम्डा इंटू एल, और वोल्टेज अभी आपने निकाला लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा लॉग बी बाई ए। ये लैम्डा गया, ये ऊपर आएगा, तो व्हाट विल बी योर आंसर, आपका आंसर आएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल डिवाइडेड बाई लॉग बी बाई ए। तो बच्चों ये आपका कैपेसिटेंस आता है फॉर अ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। इसको याद रखना है ख़ास करके बिहार बोर्ड के बच्चों को, क्योंकि सीधा सीधा एमसीक्यू में पूछ देगा ये। चाहे इस पर एक न्यूमेरिकल पूछ देगा, ए और बी की वैल्यू दे देगा, बोलेगा कैपेसिटेंस निकाल के बताइए, 4 ऑप्शन में से एक टिक कीजिए, या फॉर्मूला दे देगा।
स्फेरिकल वाला भी और सिलेंड्रिकल वाला भी। और ये डेरिवेशन भी इम्पॉर्टेंट है दोनों ही बोर्ड के बच्चों के लिए, ये दोनों डेरिवेशन, जो पिछला वाला भी और ये वाला भी, तो ध्यान रखिएगा। चलिए तो बच्चों, नेक्स्ट जो हम लोगों को पढ़ना है वो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे वाइडली यूज्ड कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अगर यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा तो एक प्लेट यहाँ ऊपर और एक प्लेट यहाँ नीचे मैंने बना रखा है। इस प्लेट का जो चार्ज डेंसिटी है वो प्लस सिग्मा है और इसका माइनस सिग्मा, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज दिया गया है। एरिया ऑफ द प्लेट कितना है, कैपिटल ए, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है डी। ठीक है, दो प्लेट है मेरे पास, दोनों का एरिया सेम है, कैपिटल ए, और डिस्टेंस कितना है डी, और दोनों पे सेम चार्ज दिया है, क्यू चार्ज। तो सिग्मा भी सेम हो गया, एक पे प्लस हो गया, एक में माइनस हो गया। अब यहाँ से देखा जाए तो ए बराबर एरिया ऑफ द प्लेट, डी हो गया डिस्टेंस, प्लस माइनस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। सिग्मा बराबर होता है चार्ज बाई एरिया, तो चार्ज बराबर सिग्मा इंटू एरिया। अब इसका देखिए डेरिवेशन कैसे निकलेगा, तो आगे बढ़ते हैं। बच्चों याद करो फर्स्ट चैप्टर का लास्ट पॉइंट, फर्स्ट चैप्टर के लास्ट पॉइंट में ऐसे ही दो प्लेट था, एक प्लेट यहाँ पर, एक प्लेट यहाँ पर। एक बार हम याद दिला दें, एक प्लेट यहाँ, एक प्लेट यहाँ था, एक सरफेस, दूसरा सरफेस, तीसरा सरफेस, और यहाँ अगर प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा दिया था तो याद करो हम कहा था यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, सिर्फ इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाला था एक प्लेट के वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे के वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और आंसर आया था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो दो प्लेट अगर होता है तो दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। शर्त ये होना चाहिए दोनों प्लेट सेम मटेरियल का, सेम एरिया और सेम चार्ज। तो ये याद रखना, इसी से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं अभी। तो अगर दो प्लेट है मेरे पास, उस दो प्लेट में से अगर उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करें, जो एरो दिखाई दे रहा है आपको फिगर में, देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव से नेगेटिव, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर, ये कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। करेक्ट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब अगर हम बात करें हमको क्या चाहिए, हमको वोल्टेज चाहिए हमेशा की तरह। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है यहाँ पर V बाई डी पूरा लेंगे हम। अब पूछो V बाई डी पूरा क्यों लिया, यहाँ डिस्टेंस बड़ा सा है, हमको पहले से मालूम है डिस्टेंस, तो यहाँ पर dV बाई डी आर करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो यहाँ से वोल्टेज कितना आ जाएगा, वोल्टेज बोलो या पोटेंशियल डिफरेंस, सिग्मा इंटू डी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। बच्चों निकालना क्या है, निकालना है हमको हमेशा की तरह कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस बराबर होता है चार्ज बाई वोल्टेज। ठीक है, तो अगर हम बात करें कैपेसिटेंस की, चार्ज क्या होगा, चार्ज हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया, और वोल्टेज क्या है मेरा, वोल्टेज है सिग्मा इंटू डी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू कैंसिल, सी बराबर हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, हमेशा याद रखना। ये जिस तरीके से याद करो, रेसिस्टेंस बराबर आया था ना रो एल बाई ए, रेसिस्टेंस बराबर आया था ना रो एल बाई ए, जिससे बहुत सारा प्रॉब्लम्स करते थे। रो क्या था यहाँ पे, रेसिस्टिविटी थी, एल था लेंथ ऑफ द रेसिस्टर, ए था एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। हम क्या कहा था, रेसिस्टर जो होगा वो डिपेंड किस पे करेगा, रेसिस्टिविटी पर, लेंथ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एरिया से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, V बराबर आई आर हुआ करता था ना, तो यहाँ से R जो था आपका हिसाब से V और I पे डिपेंड होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। डिपेंड किस पे होता है, इस पे होता है ना। सिमिलरली Q बराबर क्या है, CV है, तो C किस पे डिपेंड होना चाहिए, Q और V पर, लेकिन ना ही Q पर डिपेंड करता है ना ही V पर डिपेंड करता है। तो किस पे डिपेंड करता है, C डिपेंड करता है एरिया पर, एप्सिलॉन नॉट पर और D पर। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी कैपेसिटर प्लेट का अगर एरिया आप बढ़ा देते हैं,
ठीक है, एरिया आप बढ़ा देते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, या उसका आप एप्सिलॉन नॉट बढ़ा घटा नहीं सकते, ये कांस्टेंट रह जाएगा, ठीक है। डी, ये डिस्टेंस अगर आप बढ़ा देंगे कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, डिस्टेंस अगर आप घटा देते हैं कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो कैपेसिटेंस डिपेंड किस पे करता है, वो करता है एरिया पर, एप्सिलॉन नॉट पर और डी पर, ना कि चार्ज और वोल्टेज पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था और ये फॉर्मूला ख़ास करके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत जगह पे इसका यूज़ होगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे कि कैपेसिटर को सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे लगाते हैं। तब तक के लिए घर पे रहिए और सेफ रहिए।